कोई शेयर हमने 100 रुपये पे खरीद लिया, तो खरीद लिया भाई। अब वो शेयर वहाँ से 200 का हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि 200 पे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये रिटेलर की सबसे बड़ी समस्या है, आप इसको ये जान लीजिए, बिल्कुल थंब रूल है। मैं कई लोग को जानता हूँ कि उनका 100 रुपये का शेयर 400 रुपये पहुँच गया। आज उन्होंने कोविड में खरीदा तो 100 रुपये का 400 का पहुँच गया। तो अब मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं भाई मैं इसे ख़रीद लूँ, और तो मैं उनको पूरा समझाता हूँ कि हाँ इसको और आप ख़रीद सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं फिर मैं क्या करूँ, फिर 6 महीने बाद फ़ोन करते हैं, ये तो भैया 600 का हो गया ये तो। अब तो मैं कहता हूँ भाई ये तो अभी 6000 का भी होगा, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की ईपीएस ग्रो कर रहे हैं, तो आपको तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उनको लगता है भाई 100 की जो चीज़ हमने ली है उसको हम 400 पे कैसे लें। जो चीज़ बंदे ने 100 रुपये पे खरीदी है उसको वो 50 रुपये पे तो ले लेगा, क्योंकि उसको सस्ती मिल रही है। लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की खरीदी उसको 400 पे कैसे ले। जो KPIT मैंने खुद 350 का लिया था वो मैं 1500 रुपये पे कैसे खरीदूँ। तो क्वेश्चन तो ये है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको ऐसे मिलता है कि जितना आपको पता होगा उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस हिसाब से आप फिर निर्णय ले पाएंगे। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हेड्स हैं 1 से लेकर 13 तक। सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन। टॉप लाइन, रेवेन्यू, सेल्स, ये सब बोलते हैं। और लास्ट में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनकम या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर बोलते हैं बॉटम लाइन। तो ये टॉप लाइन है क्योंकि ये टॉप पे है, या फिर ये सेल्स है, या फिर ये रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू और नेट इनकम ये कंपनी के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में या इनकम स्टेटमेंट में। तो जैसे कंपनी ने मान लीजिए कि सेल्स की 13,000 करोड़ रुपीज़ की, फिर उसमें से कुछ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कि जो ये काम करने के लिए उसको खर्चे हुए वो 5,300 के हुए, दोनों को डिफरेंस निकाला तो वो ग्रॉस मार्जिन हो गया। 1 मिनट में खोलता हूँ। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस मार्जिन हो गया, और इसके बाद सेल्स हैं, फिर ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में इनकम स्टेटमेंट को डिस्कशन कर रखा था। तो ये निकालने के बाद हमारा लास्ट में नेट इनकम निकल के आता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। तो एक तो इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। एक अलग क्लास थी, अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो फिर हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। दूसरा बैलेंस शीट है, इसको भी हम लोग अपने पुराने सेशन में, ये चूँकि ये 6 सेशन है तो पुराने सेशन में बैलेंस शीट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक टी स्टेटमेंट है, ये टी टाइप का स्टेटमेंट है जिसमें एक तरफ एसेट्स हैं और इसमें एक तरफ लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसको भी हम लोगों ने एक पुरानी अपनी क्लास में डिस्कस कर रखा है, जिसमें एसेट साइड में वो सब होता है जो कंपनी के पास ऐसा एसेट है जो उसको अर्निंग्स दे रहा है, मतलब कैश है, उसके अकाउंट रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्री है, ये सब इसके एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्या क्या है। तो इसको आप लोग चाहें तो एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं ये हमारी, इस पे हम लोग कुछ रेशियोज़ निकालते हैं। तो हम लोग उसमें से कुछ रेशियोज़ आज देख लेंगे, और क्लैरिटी, क्योंकि आज थोड़ा सा एक वो पूरा ही क्रम जो है उसमें टूटा हुआ है, तो उसको और डिटेल में करना होगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। तो जो रेशियोज़ के हमारे जो कैटेगरी, उसमें पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से देखते हैं। उसमें सबसे पहले है रिटर्न ऑन इक्विटी। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की रेशियो वी शुड लुक एट इज द ROE. The formula looks like this: net income
डिवाइड बाई इक्विटी। तो हम लोग इसमें चलते हैं, अपने जो पुराना हमने देखा था, आरओई निकालने के लिए नेट इनकम निकालने के लिए हमको इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। तो नेट इनकम कितनी हुई यहाँ पे 2863, और टोटल इक्विटी कितनी है वो मिलेगी हमें बैलेंस शीट से। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि ये दोनों मतलब वी आर मैरिंग दीज टू स्टेटमेंट्स कि आपको नेट इनकम मिलेगा यहाँ से और आपको नेट इक्विटी मिलेगी लाइबिलिटीज से। टोटल इक्विटी कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 15, दैट इज 18,398। तो देखिए यही लिखा होगा 2863 और 18,398। तो ये हम कहाँ से लाए, ये हम लाए इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से लेके इसको आए, और इसको हम लेकर के कहाँ से आए, बैलेंस शीट से लेके आए। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं, टोटल 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, तो 2 स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने यूज़ नहीं किया। तो इन दोनों को हमने यूज़ करके आरओई को निकाला। तो आरओई ऐसे आ गई, लेकिन थंब रूल क्या है, मतलब ऐसे मोटा मोटा आदमी समझना चाहिए, तो बहुत हम लोग ऐसे अंदर घुस के पढ़ रहे हैं, याद कैसे रहेगा ये। तो जितना पैसा मेरा लगा है और जितना मैंने इस साल मुनाफा कमाया, तो इक्विटी इज शेयर होल्डर्स मनी। इतना पैसा मेरा लगा है, मैंने कोई ज़मीन खरीदी, कोई फैक्ट्री खरीदी और मेरे 100 रुपये लगे, और इस साल मैंने उस 100 रुपये पे 20 रुपये कमाए 100 रुपये लगा के, तो मेरा आरओई हो गया 20/100, मतलब मेरा 5% का आरओई हो गया। ये फंडा है, 20% का मेरा आरओई हो गया, 5% सॉरी 20% का मेरा आरओई हो गया। तो नेट इनकम जितनी हुई इस साल और इक्विटी जो टोटल शेयर होल्डर्स मनी है वो, और ये आएगा इनकम स्टेटमेंट से और ये आएगा बैलेंस शीट से। तो ये हो गया आरओई। नेट इनकम इज फाउंड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, वही बात आ गई लाइन 13 देख लेते हैं। ये नेट इनकम यहाँ से आ गई लाइन 13 से, इनकम स्टेटमेंट से, और इक्विटी इज फाउंड ऑन द लायबिलिटी कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट लाइन 15। ये है बैलेंस शीट की लाइन 15 में ये। और ये मैंने बुक इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दी थी ताकि सब लोगों के पास एक रेफरेंस रहे कि हम लोग एक ही जगह से रेफ़र कर रहे हैं, वरना वो डाउट रहेगा कि भाई कौन सी कंपनी का आपने उठा लिया। तो जो बुक शेयर की थी ग्रुप में उसको मैं फिर से शेयर कर दूंगा, उसी ग्रुप से बुक से मैंने ये डेटा उठाया है जो हमारा कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंटेशन में। आरओई सिंपली टेल्स हाउ मच द कंपनी हैज़ बीन एबल टू ग्रो ओनर्स मनी। ये तो ठीक है, लेकिन देखिए आरओई बेसिकली बताता क्या है, आरओई ना केवल ये बताता है कि आपकी इक्विटी पे यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना पैसा कमाया जा रहा है उस कंपनी में, बट मोटा मोटा उस पूरी कंपनी के बिजनेस मॉडल को बताता है। आरओई को बढ़ाना एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर की किसी कंपनी के लिए बहुत टफ होता है। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है तो आप उसका आरओई उठा के देखिए। प्रॉफिट और लॉस तो हो सकता है कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो आरओई का जो ट्रेंड है, मतलब अगर उसका ट्रेंड बढ़ता हुआ है या उसका कांस्टेंट है या उसका डिक्लाइनिंग है, तो वो ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। और इसको हम लोग और डिटेल में आरओई का डिस्कशन करेंगे ड्यूपॉन्ट मॉडल में। ड्यूपॉन्ट मॉडल जो एक है जिसमें काफ़ी डिटेल में आरओई का डिस्कशन होता है, वो हम लोग अलग से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ रिटर्न ऑन इक्विटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू बिजनेस मॉडल। मतलब जैसे होता नहीं कि कोई बच्चा है उसका स्वास्थ्य और सब कुछ मिला के वो कितना हेल्दी है, वो आरओई से डिसाइड होता है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका, मूल ढांचा। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है। फिर आगे हम लोग आरओए पे। तो आरओई की परिभाषा क्या थी, आरओई था हमारा प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी। इसमें क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट होता है एक्चुअली। अगर डेट ज़ीरो हो जाए तो वही फिर आरओई बन जाता है, तो इसमें डेट अगर हम और डाल दें तो हमारा आरओए बन जाता है। दिस रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी ऑफन एब्रिवेटेड आरओए, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज़ वाई यू समटाइम्स सी दिस की रेशियो एब्रिवेटेड इज आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वही रिटर्न ऑन एसेट्स भी है। नेवरदलेस
द फॉर्मूला इज सेम एज इट लुक्स लाइक रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड टोटल एसेट्स। यहाँ पे केवल इक्विटी था ROE में, और इसमें हम लोगों ने टोटल एसेट्स कर दिया, मतलब इक्विटी प्लस डेट। तो ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला है 2863। इनकम तो वही थी जो पिछले वाले में थी। अब ये टोटल एसेट्स हैं, देखिए बैक जाके ये हो गया टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। ये टोटल एसेट्स है, ये एसेट्स हैं। तो टोटल एसेट्स कितने हुए? टोटल एसेट्स हमारे हो गए ये 27086 न्यूमेरिकली इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में कौन कौन है? लायबिलिटी भी है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो मतलब आपकी इक्विटी जो थी उसमें लायबिलिटी और जोड़ दीजिए, लायबिलिटी मतलब डेट, वो मिला के 27,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे 27,000 करोड़ रुपए आ गया, ये 27,000 करोड़। तो नेट इनकम इज फाउंड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, और टोटल एसेट जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में लाइन 13 में निकाल लेंगे। एसेट की, ये एसेट की लाइन 13 में ये है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो आप लोग बताइए। जरा सर उस पे आइएगा, बैलेंस शीट पे आइएगा। इसमें जैसे हम लोग को इक्विटी में पता है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है इक्विटी। हाँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हम लोग स्क्रीनर पे भी देखते आए हैं। और ठीक है। तो इसमें जो ये एडिशनल पेड इन कैपिटल है और ट्रेजरी स्टॉक्स है, रिटेन्ड अर्निंग है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा 12, 13, 14। हाँ, मतलब ये चीज़ें ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जब कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है तो ट्रेजरी स्टॉक्स होते हैं उसमें, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। मतलब हम लोग के पीछे की आपका मैं वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें हम लोग शेयर करते हैं। बट ट्रेजरी स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो बाई बैक करके हम डालते हैं। ट्रेजरी स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए TCS ने बाई बैक अभी लाया हुआ है, तो वो बाई बैक करने के बाद जो उसके स्टॉक्स हैं तो उसको ट्रेजरी स्टॉक में डाल देता है, तो वो उसके लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। अगर वो उसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही एडिशनल पेड इन कैपिटल है, ये QIP है, जो बार बार वो पेड अप कैपिटल करते हैं अपना और शेयर को डाइल्यूट करते हैं, तो वो एडिशनल पेड इन कैपिटल है। शेयर कैपिटल जब कंपनी बनी तो वो शुरू की हो गई, और रिटेन अर्निंग्स वो हैं जो हर साल कंपनी, जैसे उस कंपनी ने 100 रुपये कमाए और 5 रुपये का डिविडेंड दिया, 95 रुपये बचे, तो वो 95 रुपीज़ उसकी रिटेन अर्निंग्स होती हैं। हाँ, ये रिटेन अर्निंग तो रिजर्व्स एंड सरप्लस है मतलब। हाँ, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल है, समझ लीजिए कि रिटेन अर्निंग्स से निकाल के हम यहाँ डाल दें। मतलब ये एक तरह का अकाउंटिंग हो गया। जैसे मुझे अपनी कंपनी के रिटेन अर्निंग्स बहुत बढ़ गई, और ये अर्निंग्स क्या है, ये इन्फ्लेशन से, जो कॉलम नंबर 13 है, 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। रिटेन अर्निंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। ये जो रिटेन अर्निंग्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। मेरे पास मान लीजिए कि रिटेन अर्निंग्स में 100 रुपये हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के एडिशनल पेड इन कैपिटल में डाल दूंगा 100 रुपये को। यहाँ पे केवल 20 रखे मैंने, 80 मैंने यहाँ डाल दिए, तो ये मैंने एक तरह से अपने ही शेयर्स में री इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं ये कैसे करूँगा, बाई बैक करके। मैंने बाई बैक किया और 100 रुपये में से 80 रुपये वापस से पे अपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो अब अर्निंग्स में 20 बच गए, 80 यहाँ चले गए एडिशनल पेड इन कैपिटल में। और चूंकि ये कंपनी की ही हर एसेट में इन्वेस्ट हो गया इक्वली, मतलब मैंने कंपनी के लिए नई मशीनरी तो नहीं खरीदी, लेकिन कंपनी की जितनी भी मशीनरी थी उसमें प्रति शेयर में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो मैं अब मैं इन्फ्लेशन से इम्यून हो गया। ये मेरा पैसा 80 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट हो गया। तो ये हालांकि मिसयूज़ भी बहुत हुआ है, वो एक अलग चैप्टर है पूरा। मतलब फोर्ड मोटर्स का और वो GM मोटर्स का US में कैसे, एक आप गूगल करेंगे कि कैसे US में बाई बैक का एक पूरा करप्शन चला है, बट उसमें नहीं जाते हुए, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, उसमें नहीं जाते हुए ट्रेजरी स्टॉक्स बाई बैक से आते हैं, और जो एडिशनल शेयर पेड इन कैपिटल है ये वो कैपिटल है जो हम लोग QIP करते हैं
या फिर राइट्स इशू करते हैं, बाद में कोई कैपिटल रेज करते हैं कंपनी के लिए, या फिर ट्रेजरी या फिर रिटेन अर्निंग से हम लोग बाई बैक करते हैं, उससे जो पैसा जाता है। और मैं इस पर एक अलग से कहेंगे तो इस पर एक सेशन अलग से हम लोग कर लेंगे। बट कुल मिला के मोटी बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये एक तरीके से शेयर कैपिटल ही है, मोटा मोटा ये पूरा शेयर कैपिटल और रिजर्व है हमारा। ठीक है सर, ठीक है जी हाँ, अब आता है व्हेन टू यूज ROE एंड व्हेन टू यूज ROA। तो जब कोई कंपनी ऐसी हो जिसमें बहुत ही कम डेट हो तो हम ROE पे जाएंगे। अब कोई कंपनी में डेट ही डेट है तो हम ROA पे जाएंगे। किसी का माइक ऑन है, वो इको हो रहा है, प्लीज ऑफ कर लेंगे। तो आंसर लाइज इन द क्वेश्चन इन विच ऑफ द केस ROA इज इक्वल टू ROE। अगर आप देखते हैं कि ROA क्या होता है, नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब है टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल बोरोइंग प्लस टोटल इक्विटी। एसेट में तो दोनों आ जाएंगे ना, मतलब हमारा खुद का पैसा, जैसे हम कोई काम करने गए तो हमने कुछ पैसा खुद से डाला, कुछ पैसा हमने बैंक से लिया। तो हमने जो पैसा खुद से डाला वो ये है, जो हमने बैंक से लिया वो ये है। तो टोटल एसेट ये हो गए। अगर टोटल लायबिलिटीज जीरो हो जाए, सॉरी टोटल लायबिलिटी बोरोइंग से अगर जीरो हो जाए, बैंक से हम कुछ पैसा ले ही ना, ये जीरो हो जाए, तो यहाँ पे टोटल इक्विटी हो जाएगा फॉर अ डेट फ्री कंपनी। तो नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी मतलब ROE हो जाएगा। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे, एक स्पेशल केस है ROE जो है वो ROA का एक स्पेशल केस है जब डेट ज़ीरो है। तो जिन कंपनियों में डेट ज़ीरो है या डेट फ्री कंपनियां हैं उनमें हम लोग को ROE देखना चाहिए। जैसे टेक कंपनियां हो गई, टेक्नोलॉजी की TCS है, इन्फोसिस है, इस तरह की कंपनियां हैं, LTTS है, तो इसमें हम लोग LTI माइंट्री है, हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो इसमें हम लोग ROE देखेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां जिनमें हैवी डेट होता है, जैसे अडानी की कंपनियां हैं, तो उसमें हम लोग ROA देखेंगे। अब कोई बोले कि अडानी की कंपनी में ROE इतना है, तो उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि उस कंपनी में तो डेट ज़्यादा है। तो अगर डेट ज़्यादा है तो हम लोग ROA देखेंगे। इस पे भी मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इन अ डेट फ्री कंपनी ROE इज इक्वल टू ROA। ROA इज बेटर सूटेड फॉर द कंपनी वेयर डेट इज सब्सटैंशियल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी या हैवी इंडस्ट्रीज की कंपनियां जिनमें बहुत सारा डेट रहता है, तो उसमें हम लोग ROA देखते हैं। ROE इज इरेलेवेंट फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर, हाँ, एज ही इज इंटरेस्टेड इन रिटर्न्स ओवर द इक्विटी बीइंग अ बायर ऑफ द इक्विटी। ये अलग से पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई हमारे लिए, एक हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए ROE ही रेलेवेंट है, क्योंकि हम एक इक्विटी इन्वेस्टर है, हमने इन्वेस्ट किया है इक्विटी में, और हम रिटर्न्स ओवर इक्विटी ही देखेंगे, क्योंकि हम तो इक्विटी खरीद के बैठे हुए हैं। हम ROA लेके क्या करेंगे, मतलब इवन इफ द कंपनी इज डेट हैवी, डेट लेडन, बट चूंकि हम एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं, छोटे रिटेल इन्वेस्टर, तो हम तो ROE देखेंगे। हमको ROCE से और ROA से क्या मतलब है। जैसे कई लोग कहते हैं ना वो ROCE उस कंपनी का बेटर है, भाई ROCE बेटर है तो खैर ROC पे बाद में आएंगे। आपने कंपनी को खुद ही एक फ्री हैंड दे दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी कैपिटल जो उसने एम्प्लॉयड किया ही नहीं, आपने उसको खुद ही डिस्काउंट कर दिया। जिस कंपनी के पास बहुत सारा कैश रिजर्व होता है, देखेंगे आप, उसका ROE कम होता है और ROCE ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसने ये जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो मेरा कहना है क्यों नहीं किया आपने, आप करिए उसको इन्वेस्ट, तभी तो आपकी एफिशिएंसी पता चलेगी, जो आपने नहीं किया। तो ये एक ROCE ROE वाला तो एक अलग ही मैटर है, अभी इसमें हम लोग नहीं जा रहे अभी। बट ROA और ROE में अगर हम डिस्कशन करें तो ROA उनके लिए जहाँ पे डेट है और ROE वहाँ के लिए जहाँ पे डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टर है, छोटा हमारे आपके जैसा जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसको हमेशा ROE देखना चाहिए, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है इक्विटी में और हमको इन इक्विटी पे ही रिटर्न चाहिए। डेट पे रिटर्न देख के हम करेंगे क्या? अगर डेट मिला के रिटर्न दे रही है कंपनी तो हमें उसको मतलब नहीं है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे जिसमें हम लोगों ने ROA और ROE देखा। लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जैसे
इसको ऐसे समझना है, पहले इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसमें लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी अगर ठीक नहीं है तो कंपनी डूब जाएगी। मतलब कि आप ये समझिए कि कोई कंपनी ऐसी है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी है कि उसको 100 रुपये मिल रहे हैं हर साल, लेकिन उसके खर्चे हैं 200 रुपये, तो उसकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। तो कंपनी की आमदनी तो हो रही है, कोई बोले कि तुम्हारा कैश फ्लो कितना है तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना कंपनी जितना कमा रही है उससे खर्च कर दे रही है। कई लोग ऐसा बिजनेस करते हैं कि वो खूब पैसा दिन भर उनके गले में आता है और शाम को या हफ्ते में या फिर महीने में गले से पूरा पैसा निकल जाता है। तो अगर पूरा पैसा आपके गले से निकल जा रहा है तो आप कैश फ्लो नेगेटिव बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आप बेच रहे हैं उधार में और खरीद रहे हैं नगद में। लेकिन आपको उल्टा करना है, आपको ऐसा करना है कि आपको सब लोग पैसा दे दें नगद में और आप सबको बेच दें उधार में। मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है उसको आपको पे ना करना पड़े। जैसे ये रॉ मटेरियल है तो इसका आपको पे ना करना पड़े आज, लेकिन आपका सामान आज कैश में बिक जाए। तो ऐसी कंपनियां होती है एफएमसीजी वाली कंपनियां। इसीलिए एफएमसीजी का पीई और ये सब चीज़ें हाई होती हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि वो मतलब अपने जो उनके देनदार हैं उनको वो बेचते हैं बाद में, उनको पैसे देते हैं बाद में, और लेकिन जो अपने कस्टमर्स हैं उनसे कैश में मैगी वाला पैसा कैश में खरीद लेते हैं। कोई अभी आया भाई, ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। वेलकम सर। मैं तो एकदम वो हो गया, अभी मैं शूज़ करना पड़ा वैसे यहाँ पे। हाँ, तो हम लोग थे, ये सब हो चुका था, बहुत पहले की कहानी है। तो हम लोग देख रहे थे आज रेशियो एनालिसिस, उसमें भी हम लोग देख रहे थे एफिशिएंसी नहीं, लिक्विडिटी रेशियो देख रहे थे हम लोग। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है तो उसको इस साल में 75 रुपये ही पे करने चाहिए अपने हर चीज़ मिला करके, ताकि वो उसका कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जिसको बोलते हैं हम लोग FCF, उसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहे। तो चलते हैं इस पर। लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसेस। विदाउट लिक्विडिटी इवन द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी विल गो बैंकरप्ट। अच्छा, आप लोगों ने एक वो गेम खेला होगा, हम सब लोगों ने खेला है, बोनांजा, या फिर उसको एक था उसमें मोनोपोली, व्यापार, वो उसमें खेला है आप लोगों ने ना। तो उसमें ये मानते हुए कि आप में से कोई हाँ बोल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति घर और गोदाम वगैरह बनाते जाता है और फिर बाद में गेम हार जाता है। वो होता इसलिए है कि आपको शुरू में किराया मिलता है और आप उससे घर और गोदाम और व्यापार और मकान सब बनाते जाते हैं, लेकिन आपके पास कैश नहीं रहता। तो जब आपके पास कैश नहीं रहता और आप 2-3 चांस आपके ऐसे आते हैं कि आप गलत साइट्स पे लैंड कर जाते हैं, तो आपको बहुत हैवी किराया देना पड़ता है। तो जब आपका हैवी किराया देना पड़ता है तो उस किराए को देने के लिए जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो आधे दाम में बिकती है। उससे क्या होता है, आपका पूरा बिजनेस बिगड़ जाता है। तो अगर आपने सफिशिएंट लिक्विडिटी अपने पास नहीं रखी है तो जो आपके एसेट्स हैं, जब प्रेशर पड़ता है, यानी कि जब डेट का प्रेशर पड़ता है, अगर आपके पास कंपनी के पास हैवी डेट है, तब ये लिक्विडिटी रेशियोज बहुत मैटर करते हैं, जो अभी अडानी केस में हुआ। चूँकि अडानी जी के पास डेट हैवी था तो उनको लिक्विडिटी रेशियो उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कोई ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें हैवी डेट है, हैवी डेट का मतलब क्या होता है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। मतलब अगर कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेट है और उसका शेयर होल्डर्स का पैसा भी, इक्विटी भी 100 करोड़ रुपए है, तो ये हुआ 1। इसके ऊपर अगर है 200 करोड़ रुपए का डेट है और 100 करोड़ रुपए की इक्विटी है, मतलब ये फिर स्क्यूड हो गया, फिर ये यहाँ पे मामला फंस गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और हैवी कैपिटल की कंपनियां हैं उनमें डी रेशियो आप देखेंगे 1 से ऊपर होगा।
जैसे आप लोग आजकल एक शेयर देखेंगे, वैसे मैं शेयर का नाम डिस्कस नहीं करता कभी, एक शेयर है उसको देखिएगा KPI ग्रीन, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे KPI ग्रीन, और मुझे आज से नहीं, वो बहुत दिन से अच्छा लगता है, और वो शेयर लगातार भाग रहा है। KPI ग्रीन जो है अभी उसने शायद 10-15% कुछ मार दिया था एक लंबा, तो शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी, मैंने उसके बारे में पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन उसका आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे उसको 2.54 है वो। अब ऐसी कंपनी में पैसा मैं नहीं डालता, मतलब KPI ग्रीन यहाँ से मल्टी बैगर है, ये यहाँ से ये स्टॉक आपके पैसे को 10 गुना कर देगा, ये मुझे भी पता है और बाकी लोग को भी पता है। KPI ग्रीन को आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा इसको, और देखिएगा ये शेयर मतलब फोड़ देगा, लेकिन इसमें मैं पैसा नहीं डालूंगा। इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा रूल है कि ऐसी कंपनी में पैसा नहीं डालना है। उसका रीज़न ये है कि जिस दिन ये लिक्विडिटी रेशियो इसके अगेंस्ट गया ना, तो फिर मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा, और ये काम मैं करता नहीं हूँ। बात ये नहीं है कि KPI ग्रीन कितना पैसा बनाएगी, बात ये है कि KPI ग्रीन जब वापस भागेगी उल्टा तो मेरा कितना लॉस होगा। तो अपना धंधा ये नहीं है, अपना धंधा ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5 से कम होना चाहिए बस। अब इसमें कौन सी कंपनी फिट होती है ग्रीन सेक्टर में, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उसी कंपनी में डालूंगा, भले वो कंपनी भागे चाहे अभी ना भागे। क्या मैं उसका वेट करूंगा टेक्निकली कि वो कंपनी कब भागती है? लेकिन 2.54 डेट, ये भी सही बात है कि KPI ग्रीन बहुत अच्छी कंपनी हो और कल को जाके अपना कर्जा चुका दे और 2.54 से धीरे धीरे ये 0.54 पे आ जाए। तो जब ये 0.5 पे आएगी तब मैं इसमें पैसा, क्योंकि मैं छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह के रूल बनाने के लिए ही ये पूरी एनालिसिस है। अगर रूल बनाना ही नहीं है तो कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे हमारा ये जो कंपनी है इसका हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को हमने भाग दिया तो हमारा करंट रेशियो आ गया, मतलब करंट इज़ द वर्ड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से निकाला 2.31 आ गया, मतलब इट इज़ गुड। जितने हमारे करंट एसेट्स हैं और जितनी हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं उनका रेशियो 2.1 है, मतलब कि एसेट्स ज़्यादा हैं, और करंट का मतलब हुआ 12 मंथ्स। आप लोगों को याद होगा पिछले वाले जो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि करंट का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स तक में हमारे जो एसेट्स हैं जो 12 महीने में कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएंगे वो ज़्यादा हैं, दुगुने हैं एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा अच्छा है रेशियो। तो करंट रेशियो हमारा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये अच्छा है जितना ज़्यादा हो। तो करंट एसेट इज़ फाउंड ऑन द एसेट कॉलम, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। करंट लायबिलिटीज़ भी आप देख लेंगे, वो बैलेंस शीट में मिल जाएगा आपको, दोनों बैलेंस शीट में मिल जाएंगे, लाइन 6 और लाइन 5 में। एज एन इन्वेस्टर द थ्रेशोल्ड फॉर द शुड बी 1 और 1.5, मतलब 2 मान लीजिए। अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो अगर 2 है तो इसका मतलब है कि वो हमारी कंपनी जो है वो सही है। तो KPI ग्रीन का आप लोग देखिएगा, मतलब ये एक तरह से होमवर्क है। KPI ग्रीन के पास जाइएगा, इसका स्क्रीनर खोलिएगा और देखिएगा कि इसका करंट रेशियो कितना है। मैंने देखा नहीं, मैंने बस यही देखा था डेट टू इक्विटी रेशियो, और दैट वाज 2.54, और बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे, बट आई कुडंट इन्वेस्ट। उसके बाद आता है एसिड टेस्ट रेशियो। आज मुझे लगता है कि हम लोग इस पे ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि 9 बज गया है, हम लोग का 8 बजे का क्लास शुरू हुआ था, तो इस पे हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो एसिड टेस्ट रेशियो में मतलब थोड़ा सा एसिड हो गया। इसमें क्या है, करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री हटा दिया। जैसे होता नहीं कि एक आदमी होता है वो बोलता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ने में तेज है, लेकिन चूंकि मेरे बच्चे के पास ये पुराना नॉलेज पहले से है तो मैं ये पुराना नॉलेज को हटा देता हूँ। तो इन्वेंट्री जो है इसको हटा दिया तो और कंजर्वेटिव हो गया। मतलब एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, इन्वेस्टर यहाँ जाएगा, करंट रेशियो देखेगा। और कंजर्वेटिव कहाँ जाएगा, कंजर्वेटिव यहाँ जाएगा, जो इन्वेंट्री को भी घटा देगा। इन्वेंट्री पूरी लिक्विड होती है, तो उसने एसेट्स में से, मतलब जो मेरे पास पैसा था, जो मेरी तैयारी थी, उससे मैंने एसेट से इन्वेंट्री और निकाल दिया। मैं और कंजर्वेटिव हो गया अब तो, और मैंने लायबिलिटीज़ में से कुछ भी नहीं निकाला। तो मैंने अब अपने को और सख्त कर दिया, मतलब एकदम सख्त लौंडा टाइप माहौल हो गया
कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और हटा दिया और लाइबिलिटीज़ में से कुछ भी नहीं हटाया और फिर हमने निकाला, तो अब ये आ रहा है 1.68, जबकि यहाँ पे आ रहा था 2.31। तो देखिए, जैसे मैं नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ तो आई वुड से कि भाई हाँ ठीक है, इस कंपनी का करंट रेशियो 2.31 है तो इट इज़ गुड इनफ। बट मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो बहुत ही सख्त हूँ, मुझे ऐसे नहीं चलता। तो फिर मैं इसका एसिड टेस्ट रेशियो देखूंगा, फिर मैं देखा 1.68 है, हाँ ये भी 1 से ऊपर है, तब ठीक है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री निकालने के बाद भी ये कंपनी ठीक लग रही है, और इन्वेंट्री नहीं निकाले थे तब तो ठीक लगी रही थी। तो हमारा ये लिक्विडिटी का रेशियो पास कर रही है। करंट एसेट्स इज़ फाउंड ऑन द एसेट कॉलम, वो आप लोग देख लेंगे, बैलेंस शीट में मिल जाएगा करंट एसेट और इन्वेंट्री, और ये तीनों मिल जाएंगे। और इफ़ यू आर ए वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, इट इज़ द की रेशियो फॉर यू फॉर द करंट रेशियो। तो ये सब चीज़ें जो हैं 1 से 1.5 के बीच में आपको देखना है, मतलब एसिड टेस्ट रेशियो आपको लगाना है। आपको ऐसी कंपनी ने, मतलब कंपनी लेते समय ये नहीं देखना है कि कंपनी का नाम है KPI ग्रीन, है ना, और KPI ग्रीन भाग रही है और मुझे तो पैसे बनाने में तो मुझे तो ग्रीड है, मुझे तो कंपनी खरीदनी है, ये इस तरह से काम नहीं होता है। मैं ऐसे करके मैं आपको KPI ग्रीन का दिखा ही देता हूँ जब यहाँ तक